साथियों नमस्कार और जोहार। जीटी रोड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं अभिषेक सिंह। बिहार और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी उतनी ही तेज होती जा रही है। तमाम दल नए नए मुद्दों, नए नए वादों के साथ अपने वादे और अपने मुद्दे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में आज देखिए एक और राजनीतिक हलचल बहुत तेज हुई। साथियों, मैं बात करना शुरू करूंगा प्रशांत किशोर के साथ। एक ऐसे जननायक कहे जा रहे हैं आज बिहार में, इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि वो बात करते हैं जन समस्याओं की, वो बात करते हैं जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों की। बात चाहे पलायन की हो, बात चाहे शिक्षा की हो, या बात चाहे वो गरीब तबके की हो, मजदूरी की हो, इन सब पे आंकड़ों के साथ वो समाधान भी पेश कर रहे हैं। और ये हलचल आज इसलिए और ज़्यादा तेज हो गई क्योंकि आज उनके साथ एक और नेता, एक और युवा उनके साथ आज से कदम मिलाने के लिए जुड़ चुका है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और साथ ही साथ जो भीड़ और जो युवाओं में उत्साह दिखा जब वो आज जनसुराज की सदस्यता ज्वाइन किए, वो देखने लायक था। हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा जी। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर ने जो जनसुराज पार्टी और साथ ही साथ ये बिहार यात्रा शुरू की, इस पे अब मनीष कश्यप के समर्थन से क्या देखते हैं आप? देखिए, फायदा तो जरूर मिलेगा। मनीष कश्यप को भी मिलेगा जनसुराज के जरिए, और जनसुराज को मिलेगा मनीष कश्यप के जरिए, क्योंकि निश्चित रूप से दोनों एक ऐसे मतलब आप कह सकते हैं जो किनारे पे खड़े हैं जहां से ना सिर्फ बिहार से जुड़े मुद्दों की बात आ रही है सामने, चाहे वो पलायन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे मजदूरी का या बाहर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं की बातें हैं, या उनके साथ होने वाले या योजनाओं में बंदरबांट, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों की तो वो बातें आ रही हैं सामने। बल्कि एक विकल्प भी, जैसा आपने भी कहा, जो वह समाधान की भी बातें कर रहे हैं, वह आंकड़ों के जरिए और पिछले अनुभवों को सामने रखते हुए, जो पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, 35 सालों में बिहार में क्या बदलाव हुआ, इन तमाम चीज़ों को रखते हुए अब वो अपने लिए एक विकल्प के रूप में अपने आप को स्थापित करने की बात कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका फायदा दोनों को मिलेगा। लेकिन एक यह भी है, जो यूथ लीडर के रूप में, यदि आप पिछले 13-14 महीने, जैसे आज प्रशांत किशोर की पार्टी में ज़रूर मनीष कश्यप आए हैं और उन्होंने जनसुराज की सदस्यता ली है, लेकिन इससे पहले वो भाजपा में भी रह चुके, भाजपा में भी थे, और वहाँ से ठीक है, इस दौरान उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन जिन परिस्थितियों में वो भाजपा में गए और वहाँ कोई 13-14 महीने वो रहे भाजपा में, पिछले साल लगता है, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हुए थे और दिल्ली में शामिल हुए थे, वो मनोज तिवारी के साथ, और जेपी नड्डा की मुलाकात उनकी मौजूदगी में शायद वो शामिल हुए थे। तो उनके पास उन 13-14 महीनों की कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर लोग उनको रिकॉग्नाइज कर सके, उनकी। लेकिन शैलेंद्र जी, आप देखिए ना, आज बिहार में तमाम जो जनता से जुड़ा मुद्दा है, जैसे आप देखिए कहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, बात शिक्षा की करेंगे, बात आप पलायन की करेंगे, इसको प्रशांत किशोर तो उठाते ही रहे हैं, लेकिन जन समस्याओं को बड़ा ही मुखरता से मनीष कश्यप भी उठाते हैं। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि इसका फायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा? मिलेगा निश्चित रूप से, खासकर सोशल मीडिया में। क्योंकि देखिए, राजनीतिक ज़मीन अलग होती है, सोशल मीडिया की ज़मीन अलग होती है। सोशल मीडिया में आपको वीडियो बना करके मुद्दों के ऊपर बातचीत करके लोगों के उनके सुझावों या उनकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपनी बातों को रखने का एक विकल्प अलग होता है। लेकिन जब आप लोगों के बीच में आते हैं और उनसे जब सीधा संवाद करते हैं, तो निश्चित रूप से उस समय की परिस्थितियां अलग होती है, और उनकी चर्चाएं या फिर उस दौरान बातों को रखने की चर्चा अलग होती है। जो भीड़ दिख रहा है प्रशांत किशोर की सभा में हो, मनीष कश्यप के साथ भी उनके समर्थन में जो आप भीड़ देखते हैं, उसको आप इससे जोड़ के नहीं देख रहे हैं? नहीं, देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। लेकिन देखिए, एक अभिषेक जी, और भी एक बात है जो हम सभी लोग जानते हैं, जो लोगों के बीच में या आपकी किसी की मौजूदगी में उमड़ने वाली भीड़,
जी। और उसको वोट बैंक में तब्दील करना, दोनों बड़ी बिल्कुल बात है, अलग अलग बात है। बड़ी बात तो है ही, लेकिन वो दोनों अलग अलग बात है। जी। क्योंकि हम सभी जानते हैं, ना सिर्फ बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी जी। जो लोग नेताओं को सुनने इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनका अपना एक ग्लैमर रहता है, उनका एक अपना आकर्षण रहता है। जी। लेकिन वही व्यक्ति जब वोट देने जाता तो फिर वो उस समय किसी ग्लैमर से, किसी आकर्षण से प्रभावित नहीं था। फिर वो नेताओं के ऊपर या फिर अपनी जो स्थानीय राजनीति है या स्थानीय नेता है उनके, या स्थानीय मुद्दे हैं, फिर उनके आधार पर वो चले जाता है। तो इस लेकिन वजह से अभी आप जैसे देखें, विगत 2 वर्षों से ज़्यादा समय से प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा पे निकले, गांव-गांव, ब्लॉक स्तर पे, शहर पे, हर जगह उन्होंने जनसुराज यात्रा की, और जो लोगों के साथ उनका जुड़ाव देखने के लिए मिलेगा आपको, जो भीड़ उनकी सभाओं में अब हो रही है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इसका फायदा मनीष कश्यप को भी होना ही होना है? देखिए, ना सिर्फ मनीष कश्यप को बल्कि उन तमाम नेताओं को होगा जो आने वाले चुनाव में उम्मीदवार बनने की तैयारी में, तो जो चुनाव आप में खड़े कहाँ तक होंगे। देखते हैं? क्या 243 सीटों पे आप प्रशांत किशोर की बात की जाए तो नहीं, क्या बिल्कुल ऐसा संभव है कि बिल्कुल है। देखिए, यही वजह है जो प्रशांत किशोर पहले दिन से, जिस दिन उन्होंने पार्टी की स्थापना की जी। पिछले साल 2 अक्टूबर 2024 को, तो उस दिन से वो लगातार कर रहे हैं जो हमारा जो मुकाबला है या हमारी जो तैयारी है वो राज्य के सभी 243 सीटों पे। तैयारी। तो निश्चित रूप से वो प्रशांत किशोर का, उनके चेहरे का फायदा, उनकी राजनीति का या उनके कार्यक्रमों का, उनके दौरों का, उनके हर चीज़ों का फायदा ना सिर्फ मनीष कश्यप को बल्कि पूरे 243 उम्मीदवार जो भी बनेंगे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, उन सबको मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो, देखिए, अब तक जो प्रशांत किशोर में भीड़ आ रही थी वो प्रशांत किशोर के नाम पे आ रही थी। लोग उनको देखना चाह रहे थे करीब से, उनको सुनना चाह रहे थे करीब से। लेकिन अब जब वो चुनाव के मैदान पे होंगे और वहाँ जब, यदि मान लीजिए किसी विधान, ऐसा तो होगा नहीं जो सभी 243 सीटों में वो विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार को पहुंच जाए, क्योंकि हो सकता है जो अब चुनाव कम चरणों में होगा और वैसी स्थितियों में शायद उनके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके जो भी होगा, लेकिन वोट देने में और वहाँ के नेता को रूप में उनके उम्मीदवार को एक्सेप्ट करने में वो जनता के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो यही ठीक है, वो आपके पास भीड़ है, आपके पास मुद्दे हैं, आपके पास हर चीज़ है, लेकिन आप उन चीज़ों को भी नहीं भूल सकते हैं जो विपक्ष के पास है, जो आपके विरोधियों के पास है। यदि आप नेता के एनडीए के मान लीजिए कोई विधायक है या उनके नेता या उनके कोई चेहरा आएंगे या फिर महागठबंधन के वैसे कोई चेहरा है, तो फिर उनसे मुकाबला कर पाना वो आपके लिए मुश्किल है। अब जैसे देखिए, अभी आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं तो मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, जो वो चर्चा उनके लिए यही है जो चनपटिया से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में। हालांकि अभी तक इसको कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो पिछला चुनाव 2020 में हुआ था विधानसभा चुनाव, तो वो वहां से चुनाव लड़े थे और वहां से चुनाव लड़े तो उन्होंने वो तीसरे स्थान पर रहे थे, लगभग 9.5 या 10,000 के आसपास का वोट आया था। जबकि जो पहले और दूसरे स्थान पर रहे थे, पहले वाले को 82 हजार मत मिले और दूसरे स्थान पर रहने वाले को 70,000 वोट मिला था, जो भी है। हाँ, तो वैसी स्थिति में अब दूसरे और तीसरे में आप 60,000 वोट का यदि फर्क है तो ये एक बड़ा फर्क है। लेकिन इनके पक्ष में हाँ, ये एक बात आप कह सकते हैं, 2020 का चुनाव में लड़ने का अनुभव और अब 2025 में बहुत फर्क है। अब निश्चित रूप से इनको अपनी छवि का या अपने चेहरे का तो मनीष कश्यप को फायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रशांत किशोर के भी चेहरे का बड़ा फायदा होगा। क्या बिहार बदलेगा? बात हो रही है, सिर्फ मुद्दों की राजनीति चल रही है, जबकि बिहार में आप देखेंगे कि जातिगत समीकरण भी बहुत हावी रहा है। तो कहाँ तक इसका असर आप देख पा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बिहार और जातिगत समीकरणों को आप अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल तो नहीं कर सकते। इस बार टिकट भी देखिएगा, टिकट बंटवारा भी होगा, तो निश्चित रूप से जो सुरक्षित सीटें हैं वहाँ तो मजबूरी है आपकी, चाहे दूसरे दलों की भी, जो आप उनको वो सुरक्षित लोगों, जो उनकी उससे जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको ही वो टिकट देंगे, तो निश्चित रूप से वो जातिगत समीकरणों पे आधार पे। लेकिन उसके अलावा जो मुश्किल आपके साथ या हमारे साथ ये भी है, जो मुद्दों पे अभी भी बिहार वोट नहीं कर पा रहा, अभी भी उनकी जो उपस्थिति या उनकी जो प्राथमिकता रही है वो मुद्दे ना हो करके अभी भी वो जाति और स्थानीय चेहरे के रूप में होते रहे। अब जैसे मान लीजिए, आप, हम सब जानते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी बार बार वो कहते हैं, जो आप डबल इंजन के सरकार में आप हमारे चेहरे पे वोट दीजिए। आप तमाम देख लीजिए, जो चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जिन जिन राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है, उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री के चेहरे पर उन्होंने कहीं वोट नहीं मांगा, उन्होंने हर बार पीएम के चेहरे पे वोट मांगा।
तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी वही वैसी चीज़ें आएंगी। तो लोग चेहरे को देख करके वोट करते हैं, लोग या तो फिर उनकी जाति को देख करके वोट करते हैं या फिर उनकी व्यक्तिगत चीज़ों को। एक चीज़ और, क्या ये एक त्रिकोणीय समीकरण दिखता है आपको? चूंकि एक तरफ आप देखिए भाजपा और एनडीए अपने जगह पे है, साथ में आप देखिए तो एक क्या आपको एक स्तंभ के रूप में नजर आता है एक तीसरा पक्ष जो बिल्कुल बिल्कुल होगा अभिषेक जी। ये चुनाव पहली बार ऐसा चुनाव होगा, पहला चुनाव हम बार बार कह, जो जहाँ पे आप त्रिकोणीय मुकाबला सभी 243 सीटों पे आपको देखने को मिलेगा। अब तक अमूमन ये होता था जो कुछ एक विधानसभा में मिलता था और कुछ एक में सीधा मुकाबला होता था, जैसा हम लोग चनपटिया की बात कह रहे थे अभी। लेकिन इस बार का चुनाव निश्चित रूप से पूरे 243 में त्रिकोणीय होगा और मजबूत चेहरों के बीच में चुनाव होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की तैयारी जो है वो ऐसे किसी भी व्यक्ति को उठा करके चुनाव में टिकट देने की नहीं है। वो वैसी तैयारी है जो आप कह सकते हैं, अब चर्चा तो यह भी है जो लगभग हर सीट पे उनका उम्मीदवार तय हो चुका, नाम की घोषणा भी वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे थोड़ा और समय करीब आएगा तो निश्चित रूप से नाम हो, लेकिन उनके उम्मीदवार तैयारी जरूर में है और वैसे चेहरे हैं जो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के जरिए, मुद्दों के जरिए, अपनी मतलब कि आप कह सकते हो उपलब्धता, चाहे अपने चेहरे के जरिए, तो जिसका फायदा पार्टी को मिलना है। आपको शायद हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी पता होगा, आपको भी पता होगा, जब पिछले साल नवंबर में बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, वहाँ पे जन स्वराज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी और उनको 10% वोट मिले थे। एक विधानसभा क्षेत्र में तो शायद उनका उम्मीदवार दूसरे स्थान पे रहा था। वो इस वजह से रहा क्योंकि उनकी अपना जो वोट बैंक है, उसके अपने चेहरे का जो वोट बैंक है वो उनके साथ जन स्वराज के साथ मिल गया था। तो ऐसा आप उसको सिर्फ एक उदाहरण भर देख करके आप समझ लीजिए जो पूरे 243 सीटों में क्या होने वाला, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस बात को भी इनकार कर दिया है जो हम ऐसा भी नहीं करेंगे जो कल तक एनडीए में था, चाहे महागठबंधन में था और चुनाव के ठीक पहले उनको टिकट नहीं मिला तो वो हमारे में आ जाएगा और हम उनको टिकट दे देंगे। यह भी चीज़ें नहीं होने वाली। तो निश्चित रूप से इस बार उनके उम्मीदवार ऐसी स्थिति में हैं जो वो तगड़ा मुकाबला, तगड़ी फाइट देने की तैयारी में, और सबसे बड़ी बात वही है जो बिहार बदलाव की ओर बढ़ने का, जैसे वो 5 साल का मौका मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा ही तथ्यात्मक बात करते हैं, तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखते हैं कि कोई योजना जो है वो किस तरह पूरी हो रही है, किस तरह नहीं हो रही है, और हमारा क्या आने वाले समय में पलायन हो या शिक्षा हो, उस पर हमने क्या एक अपना कहते हैं रोड मैप तैयार किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रोड मैप भी तैयार किया और वो बता भी रहे हैं जो हम कैसे करेंगे। अब जैसे अभी हाल के दिनों में उन्होंने यह भी कहा था जो निजी स्कूलों में भी शिक्षा हम मुफ्त दिलाएंगे बच्चों के लिए, या फिर वो पेंशन की बात करें बुजुर्गों के लिए, वो 2500 रुपये पेंशन देने की बात करें। और अभी देखिए आप, मुश्किल ये थी जो नीतीश कुमार ने, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ठीक अभी चुनाव से 3-4 महीने पहले अब वो विकलांगों को या वृद्धावस्था को या विधवा को वो 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये पेंशन कर रहे हैं। आप बताइए जो 400 रुपये में आज की डेट में क्या होता है? एक सिलेंडर तक आपके नहीं। यदि आपके घर में एक व्यक्ति का महंगाई का स्तर आप देख लीजिए जो किस तरीके से है, आप हर चीज़ों में जो उसके आधार पर आप कैसे, या 1100 रुपये में भी आज आप क्या कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो आप वो उनके लिए कर सकते हैं। तो एक सम्मानजनक राशि बिल्कुल बढ़नी चाहिए। यदि विधायक सांसदों की उनकी तनख्वाह बढ़ रही है या उनको उनके महंगाई के अनुरूप उनको बड़ा वो चीज़ें मिल रही हैं, तो फिर महंगाई के अनुरूप इन योजनाओं के लाभुकों का उनकी जो पेंशन राशि है वो क्यों नहीं बढ़ती है? तो ऐसे कई मुद्दे हैं, कई चीज़ें हैं जिसके आधार पर प्रशांत किशोर बात भी कर रहे हैं, लोगों को वो कन्विंस भी कर रहे हैं, लोग उनसे कन्विंस भी हो रहे हैं। तो यही एक है जो बड़ी चुनौती है इस बार, जो चुनाव कैसा रहेगा। तो साथियों, आपने सुना, शैलेंद्र जी हमारे बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और तथ्यों का पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। और हाँ, वक्त ही बताएगा कि बिहार में बदलाव होगा या बिहार में वही शासन रहेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते आपसे वही एक आग्रह है, एक गुजारिश है कि अगर आपने जीटी रोड लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथियों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो को फटाफट धड़ाधड़ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।